स्वागत है स्टूडेंट्स आज के इस लाइव लेक्चर में। और उम्मीद है आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। स्वागत है स्टूडेंट्स आज के इस लाइव लेक्चर में। और तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा जो टॉपिक आज है वो है रेस्ट मोशन। ठीक है, रेस्ट मोशन हमें पढ़ना है। एंड आप लोगों को पता होगा दैट कि नाइन्थ क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। तो रेस्ट और मोशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग आपने लिंक को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है वो ज्वाइन कर लें। ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ये आपका चैप्टर एनसीईआरटी की अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 8 है ये। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी के बुक के अनुसार। और इसमें आपको बेसिकली क्या क्या बताया जाता है, देखिए रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में। ठीक है, रेस्ट किसको बोलते हैं, मोशन किसको बोलते हैं। जैसे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए कि एक ट्री है। यहाँ पर देखिए एक ट्री है। और ये जो ट्री है ये ट्री आपका एक्चुअल में क्या है, कहीं जा रहा है क्या, चल रहा है क्या? ये जो ट्री है आपका ये कहीं जा तो नहीं रहा, ये एक ही जगह पर है और एक ही जगह पर रहेगा। ये जब तक ट्री है तब तक है, एक ही जगह पर है। ना ये आगे जा सकता है ट्री, ना ही ये ट्री पीछे जा सकता है कि नहीं? ये ट्री ना आगे जा सकता है ना ही ये ट्री पीछे जा सकता है। दैट मीन्स कि आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट दिस ट्री इज एट रेस्ट। ये जो ट्री है रेस्ट पे है। कोई भी बोलेगा दैट कि ये ट्री रुका हुआ है, कोई ये नहीं बोल सकता दैट कि ये ट्री मूविंग है ना। उसी तरह से आप ये देखिए हाउस है, ये घर है। तो ये जो हाउस है, क्या ये हाउस मूव करेगा एक जगह से दूसरे जगह तक? बिल्कुल भी नहीं। ये अपने जगह पर, एक ही जगह पर रहेगा हमेशा के लिए। ना ये आगे जा सकता है ना ही ये पीछे जा सकता है। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे रेस्ट पे है। उसी तरह से मोशन क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप एक बर्ड देख पा रहे हैं ना। ये जो बर्ड है, इस बर्ड के बारे में देखिए कि ये बर्ड जो है वो ऊपर उड़ रहा है ना, ऊपर उड़ रहा है। तो ये एक तरह से मोशन कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो मैन है, ये जो बच्चा है, ये क्या खेल रहा है, फुटबॉल। तो जब ये फुटबॉल को किक करेगा तो ये आपका फुटबॉल क्या एक जगह पर स्थिर रहेगा या फिर ये फुटबॉल आगे बढ़ेगा? तो आप भी जानते हैं फुटबॉल जो है वो आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा। दैट मीन्स आप ये समझ गए कि रेस्ट किसको बोलना है, मोशन किसको बोलना है। रेस्ट उसको बोलना है जिसमें कि बॉडी अपना जो पोजीशन है, पोजीशन मतलब जगह, पोजीशन जो होता है बॉडी का वो चेंज होता है। सॉरी, नॉट चेंज, पोजीशन डू नॉट चेंज। रेस्ट में पोजीशन जो होगा बॉडी का चेंज नहीं करेगा। और मोशन में जो बॉडी का पोजीशन होता है वो चेंज होता है, पोजीशन चेंजेस, है ना। तो इस तरह से हमें समझना है। तो अगर आपका बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है तो वो क्या है, मोशन कर रहा है। और अगर आपका जो बॉडी का पोजीशन जो वो चेंज नहीं हो रहा है तो वो रुका हुआ है। तो आप इस तरह से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा बॉडी का पोजीशन उस तरह से चेंज होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे दैट वो रेस्ट में है, मोशन में है। और अगर बॉडी का पोजीशन चेंज ना हो, बॉडी एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर रुका हुआ है और उसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे दैट द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, तो इस तरह से रेस्ट और मोशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आगे, तो अगला जो टॉपिक हमारा होगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट ये हमारा अगला टॉपिक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, मोशन आप समझ गए। मोशन का मतलब क्या बताया आपको, मोशन का मतलब ये बताया चलना, बॉडी का चलना, है ना, पोजीशन का चेंज होना। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक सीधा लाइन। एक स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, सीधा रेखा। जो हम लोग बात करते हैं ना कि आप एकदम सीधा में चलो तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन, है ना। तो जैसे देखिए ये एक लाइन बनाया मैंने, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? तो कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं सर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है।
ठीक है, कोई भी बोलेगा दैट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये एक ऐसा लाइन बनाया जाए इस तरह से, तो देखिए ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का स्ट्रेट लाइन है। तो जैसे क्लास 9 में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को ये भी जानना होता है दैट की मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल इस डायग्राम से आप समझिए। देखिए यहाँ पर जैसे ये एक कार है, तो इस कार का मोशन आप देख पा रहे हैं किधर है, इधर है, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरा जो कार है उसका मोशन आप देख पा रहे हैं इस तरफ है, ठीक है। तो ये दोनों कार जो है ये आपका जा रहा है पीछे की तरफ और ये आपका जा रहा है आगे की तरफ। तो ये किस तरह का मोशन है, तो ये एक तरह का स्ट्रेट लाइन मोशन है। चलिए अब स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई भी बॉडी या तो आगे जाएगा या फिर पीछे जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, है ना। मतलब कि एक ही दिशा में आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है ना। कोई बॉडी ऐसा नहीं है कि वो ऐसे जाएगा, है ना, इस तरह से नहीं चल सकता। स्ट्रेट लाइन में जो भी बॉडी होगा वो एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, ठीक है। तो इस कार का जो एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, तो ये जो कार आप देख पा रहे हैं ये बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और अगर आप इस कार की बात करेंगे तो ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है। दोनों मोशन हमारा कैसा मोशन है, दोनों मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है। ये जो आप रेड वाली कार देख रहे हो ना, इसकी मोशन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में ले सकते हो, और ये जो ब्लू वाली कार है इसकी मोशन आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ले सकते हो। तो इस तरह से हम लोग मोशन को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के मोशन को समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए यूनिफॉर्म का मतलब आप पहले समझिए। जैसे आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जब आप जाते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है सबको एक तरह का यूनिफॉर्म पहनकर आना है, सबको एक तरह का यूनिफॉर्म पहनकर आना है। तो यूनिफॉर्म का मतलब ड्रेस नहीं होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सबको एक समान कपड़ा पहन करके आना है, सबको एक तरह का ड्रेस पहन करके आना है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, ठीक है। अब कोई बोलेगा यूनिफॉर्म का मतलब सर ड्रेस होता है, तो ये गलत है ना, ड्रेस नहीं होता यूनिफॉर्म का मतलब। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अलग तरह से। जैसे कि मान लीजिए कि आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, और स्कूल में मान लीजिए कि वाइट शर्ट वाइट पैंट और ब्लैक शूज पहन के जाना है। तो सारे बच्चे वाइट शर्ट वाइट पैंट और ब्लैक शूज पहन के गए हैं। कोई ऐसा बच्चा है जो वाइट शर्ट पहना है लेकिन ब्लैक पैंट पहन के चला गया और वाइट शूज पहन के चला गया, तो उसको आप अलग तरीके से देखोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके यूनिफॉर्म में नहीं है, वो आपके समान नहीं है, उसका जो कपड़ा का कलर हो गया वो अलग हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो एक नॉन यूनिफॉर्म हो गया है। तो आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में अंतर समझ गए होंगे। दैट कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है अलग तरीके का। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए आप कि ये जो कार है, इस कार का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है। इस कार का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो अगर इस कार का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये कार यहाँ से चलना चालू किया है, यहाँ से चलना चालू किया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया है, ये दूरी कितना है, 4 मीटर का। फिर उसके बाद इस जगह से अगला यहाँ तक जो दूरी तय किया है, तो अब हो गया टोटल दूरी 8 मीटर। फिर आगे बढ़ा और आगे जब गया तो और इसका दूरी हो गया 12 मीटर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 0 से 4 मीटर कितना देर लगा, 2 सेकंड लगा, ठीक है। फिर 4 से 8 मीटर मतलब कि चला कितना, 4 ही मीटर चला है, तो अब भी टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। फिर आगे 8 से और 4 मीटर आगे गया तो टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। तो इस तरह से आप समझिए कि हर 2 सेकंड में ये कितना दूरी तय कर रहा है, हर 2 सेकंड में ये 4 मीटर का दूरी तय कर रहा है, हर 2 सेकंड में ये 4 मीटर का दूरी तय कर रहा है। तो इस तरह का मोशन जहां भी दिखेगा ना, उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो एक ऐसा मोशन जिसमें कि आपको दिखाई दे रहा है कि कार जो है पहले तो वो 4 मीटर जो दूरी था उसको तय करने में उसको कितना देर लग गया, तो उसको तय करने में उसको लग गया 2 सेकंड का समय, ठीक है। फिर अगला 4 मीटर जो दूरी तय किया उसको भी वो 2 सेकंड में तय किया। फिर अगला 4 मीटर जो दूरी तय किया उसको भी वो 2 सेकंड में तय किया।
तो टोटल यहाँ पर कितना दूरी तय किया है, ये टोटल 4-4 मीटर का दूरी को ये 2-2 सेकेंड पे तय किया है। दैट मीन्स कि इसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एक ऐसा मोशन जिसमें इक्वल टाइम में इक्वल दूरी कवर किया जा सके उसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जैसे कि देखिए यहाँ 0 से लेकर के 1 मीटर तक जाने में इसको टाइम लगा है 2 सेकेंड का। 0 से लेकर के 1 मीटर तक जाने में इसको टाइम लगा है 2 सेकेंड का। फिर 1 मीटर से 10 मीटर तक जाने में इसको कितना समय लगा है, 2 सेकेंड। तो अब आप बताइए कि पहला 1 मीटर जाने में 2 सेकेंड लगा, लेकिन अगला 1 से 10 गया मतलब 9 मीटर। अगला कितना गया, 9 मीटर, 2 ही सेकंड में फिर 9 मीटर चला गया। फिर आगे देखिए कि 10 मीटर से 25 मीटर तक गया है, कितना टाइम लगा है, 2 सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में 1 मीटर चलने में 2 सेकंड लगा, सेकेंड पार्ट में 9 मीटर चलने में 2 सेकंड लगा, और थर्ड पार्ट में 15 मीटर चलने में 2 सेकंड लगा। तो आप हमको ये बताइए कि आप यहाँ पर ये बताइए दैट कि क्या ये जो मोशन हो रहा है ये यूनिफॉर्म है। तो ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर आपका हर 2 सेकेंड में दूरी जो तय हो रहा है क्या बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 सेकेंड में 1 ही मीटर दूरी तय हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 सेकेंड में 9 मीटर दूरी तय कर लिया, और यहाँ पर 2 सेकेंड में 15 मीटर दूरी तय कर लिया। तो क्या हर 2 सेकेंड में जो दूरी तय कर रहा है वो हमेशा बराबर है क्या, नहीं है। तो जब आपका दूरी हमेशा इक्वल नहीं है तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, एक तरह का नहीं हुआ ये, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए होंगे कि जब आपका इक्वल समय में इक्वल दूरी कवर हो, जैसे फर्स्ट पार्ट में हो रहा था कि हमारा समय 2 सेकेंड था, 4 मीटर, फिर अगला 2 सेकेंड, फिर और 4 मीटर, फिर अगला 2 सेकेंड और 4 मीटर। तो हमेशा जो 2 सेकेंड में ये दूरी जो तय कर रहा था हमेशा 4 मीटर कर रहा था। लेकिन इस पार्ट में पहला 2 सेकेंड में तो 1 मीटर चला, फिर अगला 2 सेकेंड में 9 मीटर चल गया, फिर अगला 2 सेकेंड में 15 मीटर चल गया। तो ये एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। समझ गया आप। तो इस तरह से आपको याद रखना होता है दैट कि किसको कब क्या कैसा मोशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा स्पीड क्या होता है। अगर कोई चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, तो आप बोलते हैं ना स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई धीरे धीरे चल रहा है तो आप बोलते हैं ना स्पीड कम है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम जो फॉर्मूला है ना, इससे हम लोग स्पीड भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो स्पीड निकालने के लिए आप क्या कर दीजिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये स्पीड अगर आपको चाहिए तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है आप टाइम भी निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ चाहें तो टाइम भी आप निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो टाइम निकालने के लिए आप जो है डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम भी निकल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्टडी मटेरियल का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जा कर के स्टडी मटेरियल का पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और क्लास ख़त्म होने के बाद जो है इसका नोट्स का पीडीएफ भी आपको ये इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। सब एक ही फॉर्मूला से आया है, बस आपको कोई तीनों में से कोई एक याद रखिए। आप इसी को याद रखिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम याद रखिए। अगर आप ये याद रखते हैं तो ये भी याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा। समझ रहे कैसे, सब एक दूसरे को ऊपर नीचे करना हो गया। जैसे डिस्टेंस है तो स्पीड इनटू टाइम, अगर स्पीड होगा तो डिस्टेंस बाई टाइम, और टाइम होगा तो डिस्टेंस बाई स्पीड, एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर कुछ सवाल भी हम आपको बताएंगे। देखिए एवरेज स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर कहीं पर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो आप टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए कि कोई आदमी है तो वो जो है एक कुछ दूरी तय करता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं, समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में साइड का नाम है ए से बी, बी से सी और सी से डी। साइड का जो वैल्यू है 10 मीटर है, ए से बी, बी से सी जो है वो भी 10 मीटर होगा, स्क्वायर है। सी से डी जो होगा वो भी 10 मीटर होगा, और डी से ए जो होगा वो भी 10 मीटर होगा। तो अगर कोई आदमी इस पे चलना चालू करता है, मान लीजिए कि यहाँ से चलना चालू करता है, तो अगर कोई आदमी यहाँ से चलना चालू करता है तो ये पहले ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ तक पहुँच गया। आप बताइए कि ये टोटल कितना दूरी तय किया है। तो आप देख के बता सकते हैं कि सर ये टोटल जो है 10 मीटर इधर से और 10 मीटर इधर से, तो टोटल डिस्टेंस जो ये कवर किया है सर ये 20 मीटर है। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस निकाला जाता है। अब मान लीजिए बोलेगा ए से बी जाने में 2 सेकंड का टाइम लगा है और बी से सी जाने में 3 सेकंड का टाइम लगा है। तो आप टोटल टाइम कैसे निकालिए, दोनों टाइम को ऐड कर दीजिएगा। तो टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा, 5 सेकंड। तो एवरेज स्पीड अगर पूछेगा तो 20/5 मतलब कि 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समझ गए। तो स्पीड आप समझ गए क्या है। स्पीड का मतलब होता है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। इसका एसआई यूनिट कॉपी में नोट कर लीजिए। इसका एसआई यूनिट क्या रहता है, तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर बाई सेकेंड। ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए दोनों में अंतर है। स्पीड अगर पूछेगा तो डिस्टेंस बाय टाइम बताना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कब बताना है, जब आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा उस टाइम पे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम जो है बताना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए ये हो गया, एवरेज स्पीड के बारे में आप समझ गए। अब इस पर एक सवाल है, देखिए यहाँ सवाल ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। देखिए एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कि कुछ भी हो सकता है ना। ऑब्जेक्ट माने कि कोई भी बॉडी हो सकता है। तो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, ट्रेवल्स का मतलब चलना। तो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर, कितना मीटर, 16 मीटर, कितने देर में, 4 सेकंड में। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कितना मीटर चलता है, 16 मीटर, कितने देर में, 4 सेकंड में। उसके बाद एंड देन अनदर 16 मीटर, मतलब उसके बाद और 16 मीटर चलता है, कितने देर में, 2 सेकेंड में। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपसे सवाल में पूछ रहा है। देखिए सबसे सिंपल समझिए ऐसे कि यहाँ पर एवरेज स्पीड अगर हमसे पूछ दिया है, अगर हमसे एवरेज स्पीड पूछ दिया है, तो एवरेज स्पीड जैसे ही पूछेगा हम लोग तुरंत से जो फॉर्मूला अभी पढ़े वो याद कर लेंगे। क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े एवरेज स्पीड के लिए, तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग पढ़े टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। चलिए ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है, अगर हम लोग ये पता कर लेते हैं तो हमारा जो एवरेज स्पीड है वो आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। तो अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो सिंपल सी बात है कि आपको टोटल डिस्टेंस ढूंढना ही पड़ेगा और टोटल टाइम जो है वो ढूंढना ही पड़ेगा। अगर ये दोनों आप निकाल लेते हैं तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान ही है, इंसान है ना, और ऑब्जेक्ट है, कितना ट्रेवल किया, 16 मीटर, ये चल गया 16 मीटर आगे। चलिए तो ये टोटल यहाँ पे ए, पॉइंट ए से लेकर के मान लीजिए बी तक गया है, कितना मीटर, 16 मीटर, और टाइम कितना लगा है इसको, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। अब बोल रहा है कि आगे और 16 मीटर चलेगा, आगे और 16 मीटर चलेगा और उसमें इसको 2 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो आगे और 16 मीटर चला देते हैं हम लोग बी से सी तक, और इसमें इसको समय कितना लग रहा है, 2 सेकेंड का। तो अब आप बताइए कि टोटल दूरी यहाँ पे कितना है। तो टोटल दूरी जो है वो कितना है, 16 मीटर इधर, 16 मीटर इधर, टोटल दूरी कितना हो गया, 32 मीटर। तो 32 मीटर पूरा लिख देते हैं। 16 + 16,
तो 16 मीटर पहले चला, फिर बाद में 16 मीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 16 प्लस 16। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग को बोल रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, तो इसको हम लोग थोड़ा नीचे लिख देते हैं, आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रहा हो। चलिए, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ा कट रहा था, मैंने ठीक कर दिया है। तो चलिए, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। पहले तो ए से बी जाएगा, तो उसमें जो डिस्टेंस होगा 16 मीटर का, फिर वो जा कर के बी से सी जाएगा, तो उसमें और 16 मीटर वो चलेगा। तो टोटल डिस्टेंस जो है हम लोग का कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा 16 प्लस 16। अब टोटल टाइम भी तो चाहिए होगा, एवरेज स्पीड निकालना है ना, तो टोटल टाइम भी तो चाहिए होगा। तो टोटल टाइम के लिए देखिए कितना है, 4 सेकेंड इधर और 2 सेकेंड इधर, तो 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड तो कितना हो गया 32 मीटर, बाई 4 प्लस 2 6 सेकेंड, है ना। तो इसको डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 16/3 मीटर पर सेकेंड हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ गए, 16/3 मीटर पर सेकेंड हम लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया है तो आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है। टोटल डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 मीटर पहले चला, फिर बाद में 16 मीटर चला, तो टोटल वो 32 मीटर चला है। और टोटल टाइम जो है वो 4 सेकेंड है और 2 सेकेंड है, मतलब कि टोटल 4 2 6 सेकेंड हो गया। तो इसको फिर डिवाइड किया हम लोग, तो आंसर हम लोग का हो गया 16/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पे आ गया। अब हम लोग एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए एक्सेलरेशन का डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो आप सिंपल लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट क्या है, तो चेंज, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी क्या होता है, पहले ये समझिए वेलोसिटी क्या होता है। देखिए, अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड को आप कैसे लिखते हैं, स्पीड को आप लिखते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड को आप क्या लिखते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में 5 मीटर, 1 सेकेंड में 5 मीटर। 1 सेकेंड में जब 5 मीटर कोई चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन इसमें ये नहीं बता रहा है कि किस तरफ ये स्पीड है, मतलब कौन सी दिशा में ये स्पीड है। समझ रहे हैं, कौन सी दिशा में ये स्पीड है। तो देखिए, उसको अगर हम लोग निकालना चाहेंगे कि कौन सी दिशा में ये स्पीड है, उसी को हम लोग लिख देंगे 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन, 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए, अब ऐसे समझिए कि अगर स्पीड हम लोग का 5 मीटर पर सेकेंड है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। मतलब कि वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन माने दिशा, तो स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन। तो स्पीड विथ डायरेक्शन को बोला जाता है वेलोसिटी। और कुछ अंतर नहीं है, कुछ बड़ा चीज नहीं है, कुछ बहुत टफ चीज नहीं है दैट कि आपको समझ में नहीं आए कि वेलोसिटी क्या है। अगर आपको स्पीड में डायरेक्शन भी बता दिया जाए, अगर आपको बोला जाए कि बाबू तुमको ना उस उधर जाना है, कितना से जाना है, तो 2 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको बता दिया कि स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि आपको किस तरफ जाना है, आपको नॉर्थ में जाना है, आपको साउथ में जाना है, आपको ईस्ट में जाना है, आपको वेस्ट में जाना है, तो आपको किधर जाना है ये भी बता दिया। समझ गया, और ये भी बता दिया कि आपको कितना स्पीड से जाना है। समझ रहे बात,
तो इस तरह से आपको ये समझ आ गया होगा दैट कि इस यहाँ पर हम लोग का स्पीड के साथ जब डायरेक्शन लगता है तो उसको हम लोग वेलोसिटी का नाम देते हैं। स्पीड के साथ जब डायरेक्शन ऐड हो जाता है तो उसको हम लोग वेलोसिटी का नाम देते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी का जब चेंज होता है तो उसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। जैसे कि एक कार है, अब मान लीजिए कि इस कार की जो स्पीड है ना वो हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड ही है, तो इसकी एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन जीरो कहलाएगी। क्यों? सॉरी, क्यों इसकी एक्सेलरेशन जीरो कहलाएगी? क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन जीरो इसलिए कहलाएगी क्योंकि ये मूव कर ही नहीं रहा है। क्योंकि ये मूव कर रहा है लेकिन इसका जो स्पीड है मूव करने का वो बदल ही नहीं रहा है। अगर आपका स्पीड मूव करने का स्पीड ना बदले तो उस टाइम पे उसका कोई भी एक्सेलरेशन जो है नहीं होता है। अगर मूव करने का स्पीड ना बदले तो उसका कोई भी एक्सेलरेशन जो है नहीं होता है। अगर मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है और थोड़े देर बाद हो जाती है स्पीड मान लो कि 3 मीटर पर सेकेंड, और थोड़े देर बाद हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे दैट के इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन कब होता है? जब भी आपका वेलोसिटी स्पीड चेंज हो। समझ गए? अब मान लीजिए कोई इंसान है जो आगे बढ़ रहा था और अचानक से पीछे जाने लगा, तो इसमें भी इसका जो वेलोसिटी है चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक्चुअल में कैसे चेंज होता है? तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन के साथ भी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड माने कि जो वैल्यू है उसके साथ भी चेंज होता है। दिशा बदले या फिर ये वैल्यू बदले, है ना, कुछ भी बदले वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो वेलोसिटी कब चेंज होता है समझ गए आप? तो जब भी वेलोसिटी का चेंज होगा एक्सेलरेशन होगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बच्चे एक्सेलरेशन क्या है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी भी हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों में कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे दैट कि वहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है? अगर मान लीजिए कि टाइम के साथ हमारा वेलोसिटी ना स्पीड ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वेलोसिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, टू है टू है टू ही रहेगा, टू ही था, तो ये टू जो था 2 मीटर पर सेकेंड जो था ये चेंज हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। लेकिन अगर यही वेलोसिटी चेंज हो, यही स्पीड मेरा चेंज हो, जैसे 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, या 2 से 1 भी हो सकता है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा एक्सेलरेशन का। तो आप समझे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोला जाता है। कि अगर आपका वेलोसिटी चेंज है, हो रहा है, तो वहां पर एक्सेलरेशन भी होगा। अब इसका एग्जांपल एक्सेलरेशन का देखिए मैंने यहाँ पे बताया है। आप इस डायग्राम को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से कि एक इंसान है जो दौड़ रहा था और धीरे धीरे ये तेज हो गया। तो आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्पीडिंग अप, मतलब कि अगर किसी भी इंसान का स्पीड जो है बढ़ता है, अगर किसी भी इंसान का स्पीड जो है बढ़ता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि उसका जो वैल्यू है, कौन सा वैल्यू? एक्सेलरेशन, वो होगा। अगर कोई भी इंसान का स्पीड बढ़ेगा तो वहाँ एक्सेलरेशन होगा। या फिर इस इंसान को देखिए कि इसका स्पीड धीरे 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 घट गया। ठीक है? तो अगर कोई भी इंसान है उसका स्पीड अगर स्लो हो रहा है, स्लोइंग डाउन है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका एक्सेलरेशन जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है वहाँ पर, तभी वो स्लो हो रहा है। समझ गए? तो अगर आप तेज हो रहे हैं तो भी, या फिर आप स्लो हो रहे हैं तो भी, दोनों केस में आपके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। अब एक तीसरा केस है, जैसे एक यहाँ पर फ्लाई है, बज, तो यहाँ पर ये जो देखिए इसका डायरेक्शन जो मोशन का, ये हमेशा बदल रहा है। कभी ये इस तरफ जा रहा था, कभी ये इधर जा रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो हमेशा इसका जो दिशा है मोशन करने का वो चेंज हो रहा है। तो जब डायरेक्शन में चेंज होता है तब भी बॉडी के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है? तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का, स्पीड का चेंज होने के चलते आता है। अगर स्पीड वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा कोई भी एक्सेलरेशन जो है नहीं होगा। ठीक है? अब स्पीड बढ़ेगा तो भी एक्सेलरेशन होगा, स्पीड घटेगा तो भी एक्सेलरेशन होगा। हाँ, स्पीड घटने वाले को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, रिटार्डेशन नाम से भी जानते हैं, लेकिन
कोई बात नहीं, आप नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल दोगे तो काम चल जाएगा। तो अगर आपका स्पीड बढ़ेगा तो भी आप एक्सेलरेट करोगे, स्पीड घटेगा तो भी एक्सेलरेट करोगे, या डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो भी आप एक्सेलरेट करोगे। तो हर केस में आपका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, हर केस में आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। चाहे आपका स्पीड बढ़ रहा है, चाहे आपका स्पीड घट रहा है, चाहे आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इन तीनों केस में एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ हो रहा है। एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जब वेलोसिटी जो है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर जीरो है तो आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अब फॉर्मूला क्या आता है एक्सेलरेशन का? तो देखिए, फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन का होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक आदमी है और इस आदमी की जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी बदल गई, कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितने देर में? तो टाइम मान लीजिए कि 10 सेकेंड इसको लगा है, 10 नहीं, मान लीजिए 1 सेकेंड ले लीजिए, ज़्यादा हो जाएगा 10 सेकेंड। तो टाइम अगर 1 सेकेंड में हम लोग देखेंगे तो इसका वेलोसिटी 2 से कितना हो गया? 4 हो गया। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? तो बिल्कुल यहाँ वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो कितना चेंज हुआ है? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए, चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल माने कि जो अंत में हो गया, तो ये जो आपका वेलोसिटी है ना, ये फाइनल वाला है, और ये जो आपका वेलोसिटी है ये इनिशियल वाला है। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या करना है? टाइम। तो देखिए, फाइनल वेलोसिटी को जब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी से घटाते हैं ना, तो उसी को चेंज बोलते हैं, वेलोसिटी का चेंज। तो वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है? 4 - 2/1 सेकेंड, मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2/1, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एसआई यूनिट होता है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि एसआई यूनिट अगर पूछेगा आपसे, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन अगर पूछेगा आपसे, तो वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे वेलोसिटी या स्पीड का एसआई यूनिट क्या बताए थे आपको? मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट है जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप समझ गए कि अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से घटा देंगे। फाइनल माने कि जो बाद वाला, इनिशियल माने कि जो शुरू वाला, उससे आपको मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, और उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, इसको कॉपी में लिख सकते हैं आप। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, और ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग समझते हैं पहले, फिर बनाएंगे इसको। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन माने कि स्टेशनरी मतलब रुका रुका हुआ, ठीक है। पोजीशन का मतलब जगह। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसा जगह से चालू किए जो रुका हुआ था। राहुल नाम का एक बच्चा है जो पेडलिंग करता है बाईसाइकिल को, और ये टू अटेन माने कि पा लेता है, कितना वेलोसिटी पा लेता है? 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, कितने देर में? 30 सेकेंड में, ठीक है। देन उसके बाद ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। तो दो केस है, दो केस है यहाँ पे। पहला केस समझिए क्या है, केस 1, केस 1, और ये एक और केस है जो कि बनेगा केस 2, ठीक है ना। दो केस है। तो देखिए, केस 1 में राहुल नाम का बच्चा जो साइकिल चला रहा है, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से जब स्टार्ट होगा तो इसका इनिशियली में जो वेलोसिटी माने इनिशियल में शुरुआत में, इनिशियल में जो वेलोसिटी होगा वो तो होगा ही नहीं, वो तो जीरो रहेगा ना। अगर राहुल नाम का बच्चा पेडलिंग करना चालू करता है तो
शुरुआत में तो उसका वेलोसिटी 0 रहेगा, है ना। थोड़ा देर पेडलिंग किया और कितना देर तक, टाइम बोला है 30 सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक साइकिल को पेडलिंग किया, तो अब जाकर के इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब कि फाइनल जो इसका वेलोसिटी हो गया है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया है, तो 6 मीटर पर सेकेंड हो गया है। तो अब बताइए कि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी करके माइनस कर दीजिए इनिशियल से, तो चेंज इन वेलोसिटी तो आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय टाइम कर दीजिए, सिंपल है। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, देन ही अप्लाइज ब्रेक, मतलब कि अब इसका जो वेलोसिटी हो चुका है, जो कि कितना हो चुका है, अब ये अलग केस हो गया, इसीलिए इसमें इनिशियल वेलोसिटी हम लोग वही लेंगे जो हो चुका था, 6 मीटर पर सेकेंड इतना हो चुका था। ये ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगा करके अपना वेलोसिटी को ये कितना कर लिया, तो ब्रेक लगाने के बाद ये अपना वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को ये कितना कर लिया, तो ये फाइनल वेलोसिटी को 4 मीटर पर सेकेंड कर लिया है। कितना देर में, नेक्स्ट 5 सेकेंड में। तो ये दो अलग अलग केस हो गया, ये पहला, दूसरा, ये पहला। पूछ रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन बोथ केस, इसीलिए दो केस बना दिए। तो फर्स्ट केस का देखिए, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम करिए, तो देखिए आपका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है 6, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, और टाइम कितना है 30 सेकेंड का, तो ये कितना आ गया 1/5, यूनिट लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए। उसी तरह से नेक्स्ट में क्या बोला है, सेकेंड केस में देखिए फिर से वही फॉर्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल यहाँ पे कितना 4 है, फाइनल कितना है 4 हुआ था ना, 4 हो गया था, तो फाइनल 4 हो गया था, फाइनल वेलोसिटी 4 हो गया था। अब यहाँ देख पा रहे हैं ना, फाइनल वेलोसिटी कितना लिखा हमने 4 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया था 4, माइनस इनिशियली कितना से जा रहा था जब ब्रेक लगाना चालू किया 6 से, तो -6 डिवाइडेड बाई कितना देर लगा 5 सेकेंड। अब देखिए 4 - 6 करिएगा तो कितना आएगा -2/5, और यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए सेकेंड पार्ट में जो ए आया है नेगेटिव है, और फर्स्ट पार्ट में जो ए आया है पॉजिटिव है, तो दोनों में क्या अंतर है, तो पॉजिटिव वाला बता रहा है कि उसका स्पीड बढ़ रहा है, स्पीडिंग अप, और नेगेटिव वाला बता रहा है कि उसका स्पीड घट रहा है, तभी तो 4 से, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड से 4 हो गया है। 6 मीटर पर सेकेंड में ब्रेक लगाना चालू किया था, और वो घट के कितना हो गया 4। तो सेकेंड वाला एक्सीलरेशन में नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वो धीरे धीरे स्लो हो गया, और फर्स्ट वाला में पॉजिटिव साइन आया है 1/5 आया है, तो ये बता रहा है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो, मतलब स्पीड जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो ये आज हम लोग पढ़े एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। देखिए पहले तो रेस्ट और मोशन का डिफरेंस जाने हम लोग क्या होता है, उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है पढ़े हम लोग, उसके बाद हम लोग पढ़े कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एक क्वेश्चन बनाया हमने, फिर एक्सेलरेशन के बारे में समझे हम लोग, फिर देखे कि कौन कौन सा केस में एक्सेलरेशन होता है, उसके बाद हम लोग देखे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग किए। तो इस तरह से आज का क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, अगला दिन मोशन में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आप लोगों का जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, बिना कोई दिक्कत के आपको जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगला क्लास में, ठीक है, सेम टाइम सेम दिन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस लिंक को, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और हम लोग अपना बेस्ट एफर्ट आपके लिए लेकर के आते रहें। जो बुक है फिजिक्स का क्लास 9 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन, ओलंपियाड क्वेश्चन, थ्योरी, वो सब कुछ मिलेगा, बस आपको जाकर के डिस्क्रिप्शन से उस किताब को डाउनलोड कर लेना है, पीडीएफ कॉपी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।